छात्रों, आज हम दिल्ली सल्तनत पर चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना तुर्कों द्वारा की गई थी। मोहम्मद गोरी के गुलामों ने भारत में तुर्की राज की स्थापना की। तुर्की राज तुर्कों के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना ने भारतीय राजनीतिक इतिहास में, भारतीय आर्थिक इतिहास में, भारतीय सामाजिक इतिहास में और भारतीय धार्मिक परंपरा में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। राजनीतिक रूप से अगर हम देखेंगे तो तुर्कों के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना ने उत्तर भारत में नगरीय क्रांति लेके आई। आप ये कह सकते हैं कि भारत में पहली नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरी नगरीय क्रांति 6th सेंचुरी BC में और तीसरी नगरीय क्रांति तुर्कों के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना से हुआ है। गुप्तोत्तर काल में भारत में चारों तरफ सामंतवाद का बोलबाला था और जिसके कारण ट्रेड एंड कॉमर्स धीरे धीरे खत्म होते गए। ट्रेड एंड कॉमर्स खत्म होने के कारण नगरों का पतन होने लगा और अगर आप कह सकते हैं तुर्कों के आक्रमण के पूर्व भारत में नगरों के नाम पे एकाध राजधानियां ही रह गई थी जो छोटे छोटे राजाओं के थे। नगरीकरण जो आर्थिक आधार पर जो नगरीकरण का स्वरूप है वो खत्म हो चुका था। सैचुरेटेड अर्थव्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। मोहम्मद हबीबुल्लाह ने कहा कि तुर्कों के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना उत्तर भारत में नगरीय क्रांति लेकर आई। अगर आप गौर करेंगे तो इसमें सच्चाई है। एक तो सामंतवादी व्यवस्था का नाश कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा। रायनों राजाओं का उन्मूलन कर भारत में एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना दिल्ली सल्तनत के द्वारा हुई। इस केंद्रीय सत्ता की स्थापना से राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया आई और राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में उन्होंने अलग अलग जगह इक्तेदार नियुक्त किए थे और वे इक्तेदार भी अपने अपने क्षेत्र में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे थे और इस कारण क्षेत्रीय स्तर पर भी कई नगरों का उत्थान हो गया। कहा जाता है कि तुगलक वंश तक लगभग 300 से ज्यादा नगर, समृद्ध नगर भारत में स्थापित हो चुके थे जिसका लोप दिल्ली सल्तनत से पूर्व था, सामंत काल में। उसके पीछे एक और रीजन था। जो आर्थिक कारण यह था कि सामंतों के द्वारा उत्तर भारत में कृषकों को भूदास बनाया गया था। सामंत भूमि के मालिक, कृषक कितना भी उत्पादन करे, सामंत उसको पेट भरने का अनाज छोड़ करके बाकी उसको सामंत रख लेता था। तो जब किसानों को पता था कि हम कितना भी प्रोडक्शन करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं,
तो उन्होंने प्रोडक्शन डाउन कर दिया। तो प्रोडक्शन भी डाउन हुआ और जो भी प्रोडक्शन हुआ उसको भोग विलास में सामंत खत्म कर देते थे। उसी तरह शिल्पगत उत्पादन, कितनी शिल्पी कितनी उत्कृष्ट उत्पादन करे, उस क्षेत्र के सामंत उससे मनमर्जी से कम कीमत पर उसे ले लेते थे। तो शिल्पियों ने उत्कृष्ट शिल्प का उत्पादन खत्म कर दिया। तो शिल्प में हो, चाहे वो उद्योग में हो, चाहे वो कृषि में हो, एक तो प्रोडक्शन डाउन हो गया, दूसरा उसका उपयोग ट्रेड एंड कॉमर्स में नहीं हुआ, उत्कृष्टता भी नहीं रही। लेकिन जब तुर्कों के द्वारा दिल्ली सल्तनत स्थापना की गई तो उन्होंने किसानों को सीधा संपर्क स्थापित किया और कभी कभी स्थानीय जमींदारों के माध्यम से। लेकिन यह था कि भूमि का मालिक राजा की तरफ से किसान ही होता था, जमींदार मालिक नहीं था गया उस तरीके से। किसानों को अगर टैक्स देने के बाद जो बचता था तो उसकी वो ट्रेड एंड कॉमर्स में यूज कर सकते थे। तो किसानों ने फिर से सरप्लस प्रोडक्शन करना शुरू किया। सरप्लस प्रोडक्शन से शिल्पगत उत्कृष्टता का मुंह मांगा मूल्य मिलने लगा, उसकी भी उत्कृष्टता बढ़ी और इस कारण ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा। विशेषकर उस काल में जो वैश्य और शूद्र, जिनकी आर्थिक और सामाजिक दोनों दशा पतनशील हो गई थी दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पूर्व, उसको दिल्ली सल्तनत के शासकों ने मुख्य धारा में लाया और इससे एक आर्थिक क्रांति तो हुई, राजनीतिक क्रांति भी हुई। उनको शासन में स्थान दिया गया, सेना में स्थान दिया गया और उनकी शक्ति के बल पर दिल्ली सल्तनत के शासकों ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया। सामाजिक धार्मिक रूप से देख सकते हैं तो वो एक सांस्कृतिक टकराहट का काल था और उस सांस्कृतिक टकराहट के बीच भक्ति और सूफी आंदोलन ने समन्वय की जो भावना रखी, जन चेतना की आवाज को जो सामने में रखा, उसने आगे चलकर सामाजिक एवं धार्मिक रूप से एक क्रांतिकारी परिवर्तन प्रस्तुत किया। अगर आप राजनीतिक व्यवस्था अगर देखेंगे दिल्ली सल्तनत का या इसकी राजत्व नीति को देखेंगे अलग अलग शासकों के क्रम में, तो आप कह सकते हैं कि शासन पर धर्मतंत्र का प्रभाव था, परंतु संपूर्णता से नहीं। और कई शासकों ने तो धर्मतंत्र की अवहेलना ही कर दी। पहले हम उस शासकों का क्रम बता दें और फिर हम उसकी राजत्व नीति को संदर्भित करेंगे अलग अलग शेप से, जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट हो और मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। पहला वंश था गुलाम वंश या ममलूक वंश, जो 1206 से 1290 तक था, 84 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320, 30 वर्ष, यह सबसे कम दिन तक शासन करने वाला शासक था खिलजी वंश। तुगलक वंश 1320 से 1414, 94 वर्ष, अर्थात ये सबसे ज्यादा दिन तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत का वंश था। तो ये याद रखिए दोनों से, सबसे कम कौन? खिलजी, और सबसे ज्यादा कौन? तो तुगलक। उसके बाद सैयद वंश
14 से 1451 37 वर्ष तक, और उसके बाद लोदी वंश 1451 से 1526 75 वर्ष। अब हम गुलाम वंश पर चर्चा करेंगे। अगर उसके राजत्व के सिद्धांत का अगर हम वर्णन करते हैं या दिल्ली सल्तनत के शासकों के राजत्व के सिद्धांत का वर्णन करते हैं तो उसका आधार जरूर धर्मतंत्रीय था, परंतु थियोक्रेटिक था, परंतु राजतंत्रीय शासन में राजा प्रमुख होता था। निश्चिततया कुछ कुछ शासकों ने धर्मतंत्र से सहायता ली, धर्मतंत्र से मान्यता प्राप्त की, लेकिन जो भी प्रतापी शासक हुए, महान शासक हुए, उन्होंने राजत्व की नीति में धर्मतंत्र को महत्व नहीं दिया। हम बारी बारी से पहले हम मामलुक वंश की चर्चा करते हैं। गुलाम वंश या मामलुक वंश क्यों नाम रखा गया? क्योंकि इसमें जितने भी शासक थे सारे गुलाम नहीं थे, फिर भी इसका नाम रखा है गुलाम वंश या मामलुक वंश। लेकिन अगर आप गौर करेंगे कि डायरेक्ट अगर गुलाम न भी हो तो इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से वे गुलाम शासकों या उसकी रिश्तेदारी से जुड़े हुए थे। इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 1210 तक शासक रहा, उससे पहले वह सिपह सलाहकार की भूमिका में था, और 1209 ईस्वी में इसने गोरी के भतीजे महमूद से मान्यता प्राप्त की, परंतु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए मृत्यु हो गई। चौगान मतलब पोलो। ये परीक्षा में पूछा जाता है, किसके द्वारा लाया गया? तो तुर्कों के द्वारा लाया गया। अब दिल्ली सल्तनत में राजत्व की वास्तविक शुरुआत इल्तुतमिश के समय होती है, और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश को माना जाता है। यानी हम गौर करें, इल्तुतमिश इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने दिल्ली सल्तनत को संस्थागत आधार दिया। जैसे ऐबक के समय में राजधानी थी लाहौर, तो पहले तो राजधानी परिवर्तन किया दिल्ली। इल्तुतमिश भी गुलाम था। जलालुद्दीन नामक व्यक्ति ने उसे दिल्ली बाजार से खरीदा था, और फिर इसे बेचा गया ऐबक के पास, और ऐबक ने अपनी पुत्री से इसका विवाह कर दिया, और वह बदायूं का सूबेदार था, इक्तेदार था। इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक था। इसने राजत्व को एक बेहतर स्वरूप प्रदान किया। पहला, इसने मान्यता प्राप्त की 1229 में बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की अपने राजत्व के सिद्धांत का। बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की 1229 ईस्वी में। इसके अलावा इसने वंशानुगत उत्तराधिकार की व्यवस्था को सामने में रखा। यानी वंशानुगत रूप से बनेगा, और वंशानुगत से रूप से उसने अपने समय में ही रजिया को शासक घोषित कर दिया था, जो बाद में बहुत समस्या हुआ, उसको हम आगे देखेंगे। इल्तुतमिश ने गौर करेंगे तो सबसे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था 1221, जब
खुरासान का राजकुमार जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां दिल्ली सल्तनत के मुहाने पर आ गया था, तो मध्य एशिया से जुड़े होने के बावजूद भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको शरण नहीं दी, क्योंकि शरण देने पर चंगेज खां के हमले का सामना करना पड़ता और तब शायद दिल्ली सल्तनत नेस्तनाबूद कर दी गई होती। और क्योंकि चंगेज खां आरंभिक समय बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो भारत में इस्लाम की जगह बौद्ध धर्म का प्रसार होता। इस्लामिक जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई वो नहीं होती, एक रेवोल्यूशनरी कदम उठाया। इल्तुतमिश ने एक और हुआ है जो बराबर तराइन के तृतीय युद्ध में तराइन के थर्ड वार में उसने यल्दोज को पराजित किया। गोरी के 3 दास थे, ऐबक, यल्दोज, कुवाचा। ऐबक की मृत्यु हो गई, यल्दोज परेशान करता था, उसको तराइन की तृतीय युद्ध में पराजित किया और कुवाचा ने खुद आत्महत्या कर ली। इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक या राजत्व की नीति का इसलिए कह सकते हैं कि उसने अपने नाम पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, यानी दिल्ली सल्तनत का में सिक्का जारी करने वाला पहला शासक था इल्तुतमिश। शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। इसके अलावा उसने भारत में मकबरे बनाने की परंपरा की शुरुआत की। उसने खुद महमूद, शमसी और अपना खुद मकबरा बनाया था। उसने बदायूं में मस्जिद भी बनाई थी। तो मकबरे और मस्जिद बनाने की शुरुआत भी इल्तुतमिश के द्वारा हुई थी। इल्तुतमिश ने एक और महत्वपूर्ण काम किया था, चालीसा दल का गठन किया था। तुर्काने चहलगानी, चालीसा दल, तुर्काने चहलगानी, ये 40 प्रमुख सरदार होते थे जिसके सहयोग से वो शासन चलाता था। क्योंकि उस समय अस्थायी रूप से सब कुछ नहीं हुआ था, तो सहयोगात्मक रूप था। इतना ही नहीं, 2000 से ज्यादा सैनिकों को उनके सैनिक उपलब्धियों के लिए छोटी छोटी इक्तेदारी दे दी गई। तो इक्ता का भी संस्थागत रूप इल्तुतमिश ने ही दिया था। इक्ता व्यवस्था का संस्थागत रूप इसी ने दिया था। निजामुल तुसी की पुस्तक सियासतनामा में इक्ता व्यवस्था के बारे में वर्णन है। भूमि हस्तांतरित अधिन्यास को इक्ता व्यवस्था कहा जाता है और इक्ता के प्रमुख वली होते थे जो अपने क्षेत्र में राजस्व वसूलते थे और अपने खर्चे को निकाल करके वो राजस्व केंद्र को भेज देते थे। तो इक्ता व्यवस्था की वास्तविक शुरुआत, संस्थागत रूप भी इल्तुतमिश ने दिया। तो राजत्व की वास्तविक शुरुआत इसके ही समय में हुई थी। और क्योंकि वंशानुगत उत्तराधिकार के रूप में उसने रजिया को शासक घोषित कर दिया था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसके तुर्क शासकों ने एक महिला का शासन स्वीकार नहीं किया और इस कारण उसके भाई रुकनुद्दीन फिरोज को
दिल्ली सल्तनत का शासक बना दिया गया और सत्ता की बागडोर शाह तुर्कान ने अपने हाथ में ले ली। उसकी मां थी शाह तुर्कान। जैसा कि पता था रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया गया, तो लाल वस्त्र पहनकर जहां पे इल्तुतमिश ने न्याय की जंजीर की घंटी स्थापित की थी, वहां जाकर के जनता से आह्वान किया कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, आप हमारा समर्थन करें तो हम यह अन्यायी शासन को खत्म कर देंगे। और जनता ने समर्थन किया और जनता के समर्थन पर रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका बनी। लेकिन तुर्क सरदार और उलेमा वर्ग धर्मतंत्रीय प्रभाव के कारण रजिया को शासक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए और तब हिंद के इक्तेदार अल्तुनिया के नेतृत्व में विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया और बहराम शाह जो उसका भाई था रजिया का, उसका समर्थन इन लोगों को मिला हुआ था। जब परिस्थिति विपरीत हुई तो अबिसीनिया के एक व्यक्ति याकूब को उसने अमीर आखुर अस्सेला का प्रधान बना करके अपनी शक्ति मजबूत करने की कोशिश की, परंतु वह विद्रोह का और ज्यादा कारण बन गया। तुर्क को यह भी पसंद नहीं आया कि यह एक हबशी अबिसीनियाई से संबंध रखती है। और इस पर आक्रमण किए गए। ये जब इस परिस्थिति और ज्यादा विपरीत हो गई तो उन्होंने अल्तुनिया से ही शादी कर ली। अल्तुनिया से शादी से उनको लगा कि अगर हम उसका उपयोग कर लेंगे तो हमारा शासन फिर से कायम हो जाएगा। परंतु बहराम शाह ने कैथल के जंगल में उन दोनों को, अल्तुनिया और रजिया को, मरवा दिया। परंतु बहराम शाह का शासन भी सिर्फ 2 वर्ष रहा और क्योंकि उस शासन में सामंतों का प्रभुत्व जरूर बहुत ज्यादा था, इसलिए उन्हें एक पद गठित करना पड़ा, नायवे मुमलिकात। नायवे मुमलिकात जो शासक के बाद सबसे प्रमुख होता था। शासक की अनुपस्थिति में वही शासन का काम करता था। इत्गीन को बनाना पड़ा। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली सल्तनत का शासक हुआ, परंतु वह भी 4 वर्ष से ज्यादा शासक नहीं रहा। 1246 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का शासक बना। उसके समय में उसके ससुर बलवन ने अपनी पुत्री का शादी नसरुद्दीन महमूद से किया हुआ था। बलवन का प्रभाव स्थापित हुआ अधिकतर समय में। कुछ समय के लिए कुतलू ख्वाजा और रेहान का भी प्रभाव रहा, लेकिन नसरुद्दीन महमूद धार्मिक काम काज में लगा होता था और कहा जाता था कि वस्त्र भी वह खुद सिल्क के पहनता था। तो बलवन का प्रभाव स्थापित हुआ और 1246 से 66 और 66 से फिर 86 तक बलवन शासक बना। 40 से 66 तक अपने दामाद के तरफ से नायवे मुमलिकात का पद धारण करके उसने
अब दिल्ली सल्तनत पर प्रभाव स्थापित किया, और जब वो 20 वर्ष तक 66 से 86 तक जब शासन बढ़ा, तो उसने राजत्व के सिद्धांत को परिपूर्णता से लागू किया। और इल्तुतमिश ने आधार तैयार किया राजत्व के सिद्धांत का, लेकिन वास्तविक प्रदर्शन जो हुआ है वह बलबन के समय में हुआ है। और हम बलबन के समय को देखेंगे, बलबन ने क्या राजत्व सिद्धांत में क्या क्या किया है। बलबन अपने आप को नियाबते खुदाई यानी अपने आप को ईश्वर की छाया मानता था बलबन। उसके बाद सिक्के पर जिल्ले इलाही मतलब उसका प्यारा, इस तरह से सेप रखा गया है। वह कुलीनवाद का समर्थक था, और वो कहता था कि अगर मुझे निम्न जातियों को देखने से मेरे नथुने फरकने लगते। कुलीनवाद का समर्थक था, और अपने आप को, जबकि वह इलवारी तुर्क था, इल्तुतमिश भी इलवारी तुर्क था, बलबन भी इलवारी तुर्क था, लेकिन अपने आप को वो कहता था अहम अफ्रीसियाव वंश का वंशज, जो कि फारस यानी ईरान का सबसे महान वंश हुआ करता था। वो कहता है मैं अफ्रीसियाव वंश का वंशज हूं, और उसको सिद्ध करने के लिए ईरानी त्योहार और आचार व्यवहार को अपनाया। जैसे नेरोज जो ईरानी त्योहार था, उसको उसने अपनाया। इसके अलावा ईरानी सिजदा और पावोस प्रथा को चलाए। सिजदा और पावोस, तो यह कुलीनवाद का समर्थक था, और लोगों में डर पैदा करने के लिए इसने एक सामान्य से अपराध में, एक सामान्य व्यक्ति के साथ एक इक्तेदार ने अपराध किया था। बंगाल का इक्तेदार था मलिक बकबक, उसको फांसी पर चढ़वा दिया, जिससे जनता में राजा का डर रहे। नियाबते खुदा ईश्वर की छाया, जिल्ले इलाही उसका राजा का प्रिय, अफ्रीसियाव वंश का कहता था अपने आप, और इसलिए नेरोज त्योहार और सिजदा और पावोस नामक प्रथा चलाई। और राजत्व सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने के लिए, शासन को व्यवहारिक रूप देने के लिए उसने साम्राज्य विस्तार की नीति त्याग कर दी, और एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था कैसे कायम हो, राजत्व का सिद्धांत कैसे कायम हो, उसके लिए व्यवस्था उसने चेंज कर दी। तो दो चीज था, एक और भी था मंगोलों के आक्रमण। तो मंगोलों के आक्रमण के लिए सुरक्षात्मक नीति अपनाई, और शासन को सुदृढ़ देने के लिए विस्तारवादी नीति का त्याग दिया, मंगोलों की रक्षा के लिए चारों तरफ सीमांत क्षेत्रों में किले लगवाए, और उसकी रक्षा के लिए सुदृढ़ बड़े बड़े सेनानी रखे। उसमें उनका पुत्र खानजादा शहीद भी हो गया। तो सुरक्षात्मक नीति, विस्तारवादी नीति का त्याग करके उसने दिल्ली सल्तनत के राजत्व संबंधी सिद्धांत को एक व्यवस्थित आधार दिया। अगर चालीसा दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था, तो बलबन ने उसको भंग कर दिया, चालीसा दल का, यानी शासक का शासन पर पूरा कंट्रोल हो, यह भी बलबन ने दिया, और चालीसा दल को भंग कर दिया। इसके अलावा इल्तुतमिश ने जो इक्तेदार 2000 छोटे छोटे इक्तेदार सैनिकों को दिए थे,
उसको भी खत्म कर दिया। यानी इक्तेदारी भी राजा के अनुसार होना चाहिए। तो 2000 जो छोटे छोटे इक्तेदार उसको खत्म किए। इतना ही नहीं, जो भी इक्तेदार वली थे उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी नियुक्त किया। ये वहां के राजस्व का हिसाब रखता था कि कितना राजस्व हुआ। पहले इक्तेदार खुद हिसाब रखता था और जो मनमर्जी से भेजता था, लेकिन ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति करके इक्तेदार पर भी नियंत्रण स्थापित बलबन ने किया। तो एक दिल्ली सल्तनत बलबन के समय में एक संपूर्ण राजत्व की नीति के साथ सामने में आया। निश्चिततया मंगोलों के साथ लड़ते हुए इनके पुत्र शाहजादा मोहम्मद, जिसे खाने शहीद कहा था, मारे गए। लेकिन एक तरफ था मंगोलों से अपनी रक्षा कर सके और दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ आधार दिया। परंतु यह आधार बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रह सका। इसके बाद कैकुबाद शासक बना, जिसे कैखुसरो भी कहा जाता है। इसके बारे में इस खिलजी के वंश के आने से पूर्व इसके बारे में एक ही इंपॉर्टेंट बात है, जिसकी चर्चा अमीर खुसरो ने अपनी रचना किरान उस सादेन में किया है। किरान उस सादेन, इसमें यह चर्चा है कि जब बलबन की मृत्यु के बाद जब कैकुबाद शासक बना तो उसने अपने पिता बुगरा खां, जो कि बंगाल के शासक थे, उसे शासक बनने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन वह डर से नहीं गया, क्योंकि वह बलबन से डरा होता था कि बलबन किसी को भी खत्म कर सकता है। लेकिन बार बार आग्रह के बाद जब बुगरा खां दिल्ली दरबार आया तो उसका भव्य स्वागत किया गया कैकुबाद के द्वारा और उसे गद्दी सौंपी गई। लेकिन बुगरा खान ने कहा कि मेरे मन में तुम्हारे लिए गलत भ्रांति थी, मैं शासक बनने योग्य नहीं हूं, तुम्हें ही शासक बनना चाहिए। परंतु कैकुबाद की यह दिलदारी ज्यादा नहीं रही। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा गुलाम वंश का अंत कर दिया गया और खिलजी वंश की स्थापना की गई। इसे खिलजी क्रांति भी कहते हैं। इस खिलजी क्रांति के बारे में, खिलजी वंश के बारे में हम अगले क्लास में